हेलो डियर एवरीवन, मैं रुपिंदर सचिन करूंगा वेलकम करता हूं आपके और ब्यूटीफुल चैनल पर दैट इज सीजी फाउंडेशन। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं लाइव प्रोसेस एनसीईआरटी क्वेश्चंस के बारे में। तो हार्डली आपके पास 20 से 21 क्वेश्चंस होंगे और हर बार कहता हूं जिसने मेरे नोट्स पढ़ लिए वो सारे एनसीईआरटी क्वेश्चंस वहां से कवर कर लेंगे। ठीक है, तो अभी हम बात करने वाले हैं आज इन बिटवीन एनसीईआरटी क्वेश्चंस के बारे में। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा रहने वाला क्या है, देखते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चंस के जितने भी एनसीईआरटी क्वेश्चन हमारे स्टार्टिंग के रहे हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन आप ऑलरेडी नोट्स के बीच में इन बिटवीन नोट्स में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, एक बार दोबारा देखते हैं। तो क्वेश्चन फर्स्ट है हमारा, व्हाई इज डिफ्यूजन इनसफिशिएंट टू मीट द ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक ह्यूमन बीइंग। यानी अगर ह्यूमन बीइंग्स की बात करते हैं तो ह्यूमन बीइंग में जो डिफ्यूजन प्रोसेस है, ये डिफ्यूजन प्रोसेस इनसफिशिएंट क्यों है, किस चीज के लिए, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए। ठीक है, तो जब हमने डिफ्यूजन टॉपिक जब किया था तो वहां से सबसे पहले हमारे पास टॉपिक आता है यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में। ठीक है, अब यूनिसेलुलर की बात करते हैं, इट डू नॉट हैव एनी स्पेशलाइज्ड ऑर्गन। इनके पास कोई स्पेशलाइज्ड ऑर्गन नहीं है रेस्पिरेशन के लिए, एक्सक्रीशन के लिए। सो हाउ डिड डू दिस प्रोसेस, ये रेस्पिरेशन या एक्सक्रीशन होता कैसे है। तो ये रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन के लिए बेटा इस प्रोसेस को फॉलो करते हैं, दैट इज डिफ्यूजन। बट इफ वी टॉक अबाउट द मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, अब जो मल्टीसेलुलर होते हैं लाइक हम हैं, वी हैव स्पेशलाइज्ड ऑर्गन फॉर डिफरेंट एक्टिविटीज। लाइक डाइजेशन के लिए इंटेस्टाइन है, गैस्ट्रिक जूस के लिए स्टमक है, फूड को कैरी करने के लिए हैंड है, थिंकिंग के लिए ब्रेन है। So they have the specialized organ to perform the particular function, right? So and already the multicellular have complex body structure. Complex body structure. अब इस complex body structure के लिए ये diffusion process is not possible. आज स्पेशली हम बात कर रहे हैं कि डिफ्यूजन किसके लिए, ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट के लिए। तो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए ये जो प्रोसेस है डिफ्यूजन, ये फुलफिल नहीं कर सकता, ये इनसफिशिएंट है। ठीक है, इसके लिए हमारे पास स्पेशलाइज्ड ऑर्गन है दैट इज कॉल्ड लंग्स, जो गैसेस एक्सचेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। राइट, तो ये था एक ब्यूटीफुल सा आंसर फर्स्ट क्वेश्चन का। इसको एक बार दिखा देता हूं मैं आपका कि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या है, जो सेल्स है, सेल्स की बात करें या ऑर्गन की बात करें, सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन बनते हैं। ठीक है, द सेल प्रेजेंट इन द सरफेस लेयर इन द डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद द सराउंडिंग और एनवायरमेंट, मतलब डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में नहीं होते। अब जैसे हमारे लंग्स की बात करते हैं, ये हमारे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में है हमारे एनवायरमेंट के साथ, तो क्या करेंगे, एनवायरमेंट से जितनी भी ऑक्सीजन चाहिए होती है वो डायरेक्टली नसल कैविटी से पास हो जाता है एंड फेरिंक्स से होते हुए लंग्स के अंदर आ जाता है। द आउटर सेल्स इन द इंटरनल ऑर्गन्स आर नॉट इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद द सराउंडिंग, मतलब डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में नहीं है। अगर हम बात करते हैं इंटरनल ऑर्गन की, अब हमारा हार्ट का पंपिंग है, ये हमारा डायरेक्ट तो नहीं होगा ना। अब लंग्स के अंदर जब ऑक्सीजन जाएगी तो वो नसल पैसेज से फिल्टर होगी। ठीक है, फिल्टर होने के बाद वो हमारे फेरिंग्स में जाएगी और फेरिंग्स से फिर डायरेक्ट जाएगी हमारे लंग्स में। ठीक है, तो वहां पर क्या होगा, ये डिफ्यूजन प्रोसेस इनसफिशिएंट है, ये पॉसिबल ही नहीं है। किस चीज के लिए, इस ऑक्सीजन को डिलीवर करने के लिए। राइट, चलिए, तो ये रहेगा हमारा आंसर कि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में हमारे जितने ऑर्गन्स है वो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में नहीं है। ठीक है, इनडायरेक्ट कॉन्टेक्ट में है। हमारा जो लंग्स है वो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट है फेरिंग्स के साथ, बट एनवायरमेंट के साथ नहीं है, तो उसको डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस से पास करना पड़ता है। बट ऐसा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के लिए नहीं है भाई, स्पेशलाइज्ड सेल्स ही नहीं है उसके पास कोई। राइट, चलते हैं बेटा सेकंड क्वेश्चन पर। व्हाट क्राइटेरिया डू वी यूज टू डिसाइड वेदर द समथिंग इज अलाइव। अब ऐसे कौन कौन से क्राइटेरिया है जिससे पता लगेगा कि कोई भी लिविंग बींग्स, लिविंग बींग्स तो है, लिविंग ही है। ठीक है, कोई भी ऑर्गेनिज्म वो लिविंग है या नॉन लिविंग है। ठीक है, तो उसके लिए बेटा सबसे पहला, अब ये जो बोर्ड है और मैं हूं, हम दोनों में क्या डिफरेंस है सबसे पहला। ठीक है, आई डू या आई टेक न्यूट्रिशन, राइट, व्हाट आई डू रेस्पिरेशन, एंड आफ्टर रेस्पिरेशन न्यूट्रिएंट इज ट्रांसपोर्ट टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी, सो ट्रांसपोर्टेशन, एंड द लास्ट वन, after transportation some waste is released that need to be excrete, so last one is a excretion. So these are the four different
criteria on which we can say something is alive or not. न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन. इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है आपका ये, ठीक है. और एनसीईआरटी पैटर्न एक्सरसाइज में है ये आपके पास. चलिए थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं. व्हाट आर द आउटसाइड रॉ मटेरियल यूज्ड फॉर बाय एन ऑर्गेनिज्म. ऑर्गेनिज्म के लिए रॉ मटेरियल क्या है बाय एन ऑर्गेनिज्म फ्रॉम आउटसाइड. आउटसाइड की बात करते हैं, ठीक है. तो सबसे पहले देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड. इसको कलर चेंज करते हैं. चलो हमारे पास आ गया कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, मिनरल्स. ये हमें सारा आउटसाइड से मिलेगा. न्यूट्रिएंट आर नीडेड बाय ऑटोट्रोफिक प्लांट्स. जितने भी ऑटोट्रोफिक प्लांट्स हैं ये सारा का सारा इनऑर्गेनिक मटेरियल कहां से लेंगे? ये एनवायरमेंट से लेंगे. ये सारा एनवायरमेंट से मिलेगा आपको. वाटर आपको सॉइल से मिलेगा, ठीक है. सेम एज मिनरल्स, इट गेट इट फ्रॉम द सॉइल. ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट की बात करते हैं. ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट आर नीडेड बाय हेटेरोट्रोप्स. ये जो ऑटोट्रोप्स थे, ये ऑटोट्रोप्स इनऑर्गेनिक मटेरियल से ऑर्गेनिक फूड बनाएंगे, ठीक है. वो ऑर्गेनिक फूड कौन ईट करेगा, कौन कंज्यूम करेगा? हेटेरोट्रोप्स. तो ये अगर हम अपनी बात करते हैं हेटेरोट्रोप्स की, तो हेटेरोट्रोप्स भी क्या है? वो ऑर्गेनिक फूड कहां से ले रहे हैं? एनवायरमेंट से, प्लांट से ले रहे हैं, यानी ऑटोट्रोप से ले रहे हैं. ऑक्सीजन टू बी यूज बाय द रेस्पिरेशन, ये हम कहां से ले रहे हैं? आउटर से ले रहे हैं, ये हमारे एनवायरमेंट से ले रहे हैं. एंड रिलीज केमिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी. और जो भी ये सारा प्रोसेस होता है, इस सारे प्रोसेस में फूड के ब्रेकडाउन से एनर्जी बनेगी. किस फॉर्म में? सर 9th क्लास में पढ़ा था, पावर हाउस ऑफ द सेल माइटोकॉन्ड्रिया. तो वो एनर्जी किस फॉर्म में बना रहा है भाई? वो बना रहा है एटीपी की फॉर्म में, एडिनाइन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है, या एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट. चले क्वेश्चन नंबर 4. व्हाट प्रोसेसेस वुड यू कंसीडर एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग लाइफ. लाइफ को मेंटेन करने के लिए ऐसे कौन कौन से प्रोसेस हैं जो मैंडेटरी है? अच्छा लाइफ का मतलब लिविंग बीइंग से रिलेटेड है, ठीक है. हमारी लाइफ को एक मेंटेन करने के लिए सेल्स को, टिश्यूज को, ऑर्गन को मेंटेन करने के लिए क्या चाहिए? सबसे पहले तो एनर्जी चाहिए. तो वो एनर्जी हमें कहां से मिलेगी? वो हमें फूड से मिलेगी. अब और क्या चाहिए? हमें जिंदा रहने के लिए, सेल्स को मेंटेन रखने के लिए, हेल्दी बनने के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है. बिल्कुल है. अब ये जो ऑक्सीजन होगी ये ट्रांसपोर्ट भी करनी पड़ेगी, बिकॉज ड्यूरिंग सम फिजिकल एक्सरसाइज लैक्टिक एसिड इज प्रोड्यूस इन मसल्स. ये हमने स्टडी किया था एनारोबिक रेस्पिरेशन में. तो जब वो ऑक्सीजन वहां पे पूरा यूज नहीं हो पा रहा है, मतलब कंज्यूम, उसकी डेफिशिएंसी हो गई है, तो बाहर एनवायरमेंट की जो ऑक्सीजन है उसको ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा. अब ट्रांसपोर्ट हुआ, फिजिकल वर्क हुआ, एनर्जी भी यूज हुआ, ठीक है. बट इसमें क्या हुआ? स्वेटिंग भी आ रही है रनिंग करने में, यानी वेस्ट प्रोडक्ट को रिलीज करना, यानी एक्सक्रीशन. तो ये बड़े डिफरेंट स्टेजेस हैं या डिफरेंट पार्ट्स कह लीजिए आप, जिसके थ्रू ये पता लगता है कि ये जो डिफरेंट प्रोसेस है ये लाइफ को मेंटेन करने के लिए जरूरी है. तो आंसर आपका रहेगा न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन. इन सभी प्रोसेस को अगर कोई ऑर्गेनिज्म फॉलो करता है डेफिनेटली ही और शी इज लिविंग या इट इज लिविंग. अब ही शी की बोल रहे, इट भी तो हो सकता है भाई. प्लांट्स होता है, प्लांट्स न्यूट्रिशन बनाते हैं, लेते हैं, रेस्पायर करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं वाटर एंड मिनरल्स का एंड फूड का, एंड सेम एज वो एक्सक्रीट करते हैं वेस्ट को. ओह माय गॉड, प्लांट्स क्या वेस्ट एक्सक्रीट करते हैं? अब यहां पे बेटा सिर्फ आपने स्टडी करा होगा कि ऑक्सीजन रिलीज करते हैं प्लांट्स, बट यहां पे कुछ और वेस्ट प्रोडक्ट भी होते हैं, जैसे गम हो गया, ठीक है. इसको हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे आज की स्लाइड में. चलते हैं मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? बच्चों वाला क्वेश्चन है, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन ऑटोट्रोपिक एंड हेटेरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. आई थिंक इससे इजी क्वेश्चन इस चैप्टर का होगा नहीं, और होना भी नहीं चाहिए, ये तो सारों को पता ही होगा. ऑटोट्रोपिक और हेटेरोट्रोपिक मोड. अगर हम बात करते हैं ऑटो की, ऑटो कौन सा है? थ्री व्हीलर, वो वाला नहीं है. ऑटोट्रोपिक, ऑटो का मतलब है बेटा सेल्फ, ट्रोपिक का मतलब है सिंथेसाइज करना या न्यूट्रिशन को बनाना, टू मेक करना. सो ऑटोट्रोपिक मोड इज मोड इन विच organism prepare its own food from inorganic material. अच्छा, हेटेरोट्रोपिक की अगर हम बात करते हैं तो हेटेरो में ऐसा नहीं है. हेटेरो में क्या होगा? हेटेरो मींस क्या होता है? डिपेंड्स ऑन अदर्स या हु गेट रेडीमेड फूड. सो ऑर्गेनिज्म दोज गेट
रेडीमेड फूड या विच डिपेंड्स ऑन अदर्स। अब अदर्स में किस पे होंगे वो डिपेंड भाई, हेटरोट्रोपिक में बहुत सारे आते हैं अदर्स। अदर्स में वो प्लांट्स पे भी डिपेंड कर सकते हैं, ठीक है, वो बात डिपेंड कर सकते हैं अदर एनिमल्स पे। अदर एनिमल्स में आपके बेटा आ जाएंगे कार्निवोर्स, ओमनिवोर्स, और प्लांट्स पे डिपेंड रहने वाले होंगे आपके हर्बीवोर्स, ठीक है। सो बात करते हैं कि डिफरेंस क्या है। डिफरेंस ये है कि इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है। अच्छा, ये जो ऑटोट्रोपिक है ना, ये इनऑर्गेनिक फूड लेंगे, बनाएंगे, मतलब इनऑर्गेनिक फूड रॉ मटेरियल लेंगे और ऑर्गेनिक फूड बनाएंगे। बट हेटरोट्रोपिक ऑर्गेनिक फूड लेते हैं और इनऑर्गेनिक भी, यानी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हैं। अच्छा, एनर्जी की बात करते हैं। एनर्जी किस में ज्यादा रिलीज होगी, तो बेटा एनर्जी दोनों में रिलीज होगी, बट मोर प्रोसेस किस में हो रहा है, जहां पे फिजिकल एक्सरसाइज या बायोकेमिकल प्रोसेस ज्यादा हो रहा है तो वहां एनर्जी बनेगी। यहां पे जो एनर्जी बनेगी वो कंज्यूम होने के बाद, कंज्यूम यहां पे भी होगी, एक्स्ट्रा एनर्जी यहां स्टोर होगी बेटा स्टार्च की फॉर्म में, ठीक है, यहां पे होगी एटीपी की फॉर्म में। ये याद रखना, छोटा जो क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, बट अगर आप सोचते ना ये क्वेश्चन इतना बड़ा नहीं पूछेगा आपसे, वो सिर्फ अगर डिफरेंस पूछ रहा है तो आप बता सकते हैं कि दोनों का जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो बिल्कुल डिफरेंट है, ठीक है। एक आप डायरेक्टली सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड यूज करके और मिनरल्स को यूज करके, यानी एनवायरमेंट की इनऑर्गेनिक मटेरियल से ऑर्गेनिक फूड खुद प्रिपेयर कर रहा है। हेटरोट्रोपिक की अगर बात करते हैं, ये भी तो ये रेडीमेड फूड ले रहे हैं, ये डायरेक्टली या तो ऑटोट्रोपिक पे डिपेंड हो रहे हैं या दूसरे एनिमल्स के ऊपर डिपेंड हो रहे हैं, ठीक है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है भाई, हो जाएगा। चलते हैं, ये हमारा आंसर था। Where do plants get each of the raw material required for the photosynthesis? फोटोसिंथेसिस के लिए जितना भी रॉ मटेरियल है वो प्लांट्स कहां से कहां से रिक्वायर, मतलब एक्वायर करते हैं। तो भाई फोटोसिंथेसिस में अगर बात करते हैं, जो मेजर रोल रहता है, सबसे पहला स्टेप रहता है सनलाइट को ट्रैप करने के लिए, ठीक है। और सनलाइट को ट्रैप जब होता है तो क्या होगा, वहां से ये वाटर फोटोलाइसिस हो जाएगा, यानी ब्रेक डाउन हो जाएगा इसका हाइड्रोजन आयंस में, इलेक्ट्रॉन्स में, एंड बाय रिलीजिंग ऑक्सीजन, ठीक है। अब ये सारा ये वाटर जो आता कहां से, ये वाटर एंड मिनरल्स सोयल से मिलेगा आपको, सोयल से वाटर एंड मिनरल्स। अच्छा, ये कार्बन डाइऑक्साइड कहां से आएगा, ये डायरेक्टली एनवायरमेंट से मिलेगा, एनवायरमेंट से। सो एनवायरमेंट इसकी फुलफिल करेगा रिक्वायरमेंट, ठीक है। और क्या रहता है, और तो कुछ नहीं रहता। लाइट की बात करते हैं, तो लाइट जो सनलाइट है वो भी नेचुरली मिल जाएगी सन से, यानी सोलर रेडिएशन। अच्छा, यहाँ लाइट ना लिख के आप सोलर रेडिएशन यूज करना है, दिस वन इज बेटर वर्ड, सोलर रेडिएशन या फोटो बोल सकते हैं, ठीक है। इसे फोटो की बोलते हैं। फोटो का मतलब ये बना फोटोन्स, फोटो से बना है आपको फोटोन से, और फोटॉन्स का मतलब होता है स्मॉल एनर्जी पैकेट्स, यहां स्टडी करेंगे प्लस 2 में फोटॉन्स, ठीक है। आइंस्टाइन इक्वेशंस वहां स्टडी करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, व्हाट इज द रोल ऑफ एसिड इन आवर स्टमक। हमारी बॉडी में जो स्टमक में जहां पे गैस्ट्रिक जूस फूड के साथ मिक्स होता है, तो वहां पे HCl का काम क्या है, HCl का व्हाट इज द रोल ऑफ एसिड। अच्छा, एसिड रहेगा HCl, हाइड्रो क्लोरिक एसिड, HCl। तो इस HCl का मेन फंक्शन क्या है, इट मेक द फूड एसिडिक, ये फूड को एसिडिक बनाएगा। अच्छा, इसका एसिडिक बनाने का रीजन क्या है, क्योंकि जो पेप्सिन होगा, देखो स्टमक में हमने हमेशा 3 चीज की डिस्कस कर रहे हैं स्टार्टिंग से, एक तो एसिड जो HCl था, सेकेंड था म्यूकस, एंड थर्ड वन इज पेप्सिनोजन या पेप्सिन। अब ये जो पेप्सिन है बेटा, ये कब वर्क करेगा, ये ओनली तब वर्क करेगा जब वहां पे एसिड प्रेजेंट होगा, यानी एसिडिक मीडियम में। दिस एसिडिक मीडियम एक्टिवेट दिस पेप्सिन। तो वहां रीजन रहेगा कि ये फूड को एसिडिक क्यों बनाता है, सो दैट इट कैन एक्टिवेट द
पैप्सिन। तो ये आंसर सफिशिएंट है। मेजर रोल जो इसका है यही रहेगा, पैप्सिन को एक्टिवेट करना एंड फूड को एसिडिक बनाना। एंड बाय चांस अगर कुछ जर्म्स एंटर करते हैं तो इट ऑल्सो किल द जर्म्स इन स्टमक। और ये स्टमक की इनर लाइनिंग को बर्न ना करे, हार्म ना करे, तो उसके लिए स्टमक की जो इनर लाइनिंग होती है उसमें एक वैक्सी लेयर होती है जो प्रोटेक्ट करती है HCl को टू बर्न द लेयर ऑफ स्टमक, दैट इज कॉल्ड म्यूकस। चलिए बेहतरीन। अब चलते हैं नेक्स्ट पर, क्वेश्चन नंबर 8 पर। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और इसमें मैंने आपको शॉर्टकट भी बताया था। डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रेटेड बाय द डाइजेस्टिव ग्लैंड्स लोकेटेड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एलिमेंट्री कैनल हेल्प इन डाइजेशन ऑफ फूड। डाइजेशन ऑफ फूड, फूड में क्या आएगा बेटा आपके पास? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन एंड फैट्स। अभी क्वेश्चन का शॉर्टकट बताया मैंने, तो शॉर्टकट में आपको समझा देता हूं। मैंने नोट्स में भी बताया था आपको। ये जितने भी पेनक्रियाटिक जूस हैं, यहां से थ्री टाइप के एंजाइम्स निकलेंगे और उसका शॉर्टकट बताया था मैंने आपको। ऑल्ट, ए से आपका अमाइलेज, एल से लाइपेज और टी से ट्रिप्सिन। और शॉर्टकट क्या बताया था मैंने कि जो मेरे कंप्यूटर का बटन था, ऑल्ट बटन है, वो गुम हो गया। और वो कहां से मिला? वो ऑल्ट का बटन मिला शराफा बाजार पे। शराफा बाजार यहाँ की बहुत बड़ी मार्केट है, वहां पे वो कंप्यूटर की दुकान है और वहां से मैं वो बटन लेके आया। ठीक है, अब ऑल्ट बटन है, ओ से आपको पता लगे कौन कौन से एंजाइम्स हैं। ए से हमारा अमाइलेज, एल से लाइपेज एंड टी से ट्रिप्सिन। अच्छा सर, ये SFP क्या है? ये SFP वो फूड कंपोनेंट्स हैं जिनको ये एंजाइम्स ब्रेक करेंगे, जो मैंने आपको यहां लास्ट लाइन में बताया, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन एंड फैट्स। राइट, चलो एस का मतलब हो गया बेटा स्टार्च यानी कार्बोहाइड्रेट्स का। एल लाइपेज, लाइपेज किसको ब्रेक करेगा? एफ का मतलब है, एफ स्टैंड फॉर फैट्स। एंड ट्रिप्सिन, ये ट्रिप्सिन किसको ब्रेक करेगा? ये पी को ब्रेक करेगा। एंड हियर पी स्टैंड फॉर प्रोटीन। चलो, ये तो था कि ये एंजाइम्स है और ये फूड कंपोनेंट है। अच्छा, ये जो फूड कंपोनेंट जब ब्रेक होंगे, ये भी बताओ, होना चाहिए आपको। ठीक है, यहां से 3 क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए, 3 एंजाइम्स के नाम। ये एंजाइम्स पर्टिकुलरली किस फूड पे एक्ट करेंगे एंड आफ्टर गेटिंग एक्शन ये किसके अंदर ब्रेक डाउन होंगे, विच कंपोनेंट? तो स्टार्च बेटा आपका ग्लूकोज में जाएगा। फैट्स ये 2 कंपोनेंट्स बनाएगा फर्दर सिंपलर फॉर्म में, फैटी एसिड एंड सेकेंड वन ग्लिसरॉल। प्रोटीन आपका पेप्टोन्स में ब्रेक होगा, पेप्टोन्स जब फर्दर फाइनली जो कंक्लूड हो जाएगा, मतलब ब्रेक डाउन होगा, वो इसका फाइनल रहेगा बेटा, फाइनल बोलते हैं इसे अमाइनो एसिड। पेप्टोन्स कभी पूछता नहीं है, ना ही पूछेगा, क्योंकि फाइनली जो रिजल्ट रहता है ना, वहीं पे क्वेश्चन बनता है आपका। तो अमाइनो एसिड इज द लास्ट प्रोडक्ट आफ्टर ब्रेक डाउन फ्रॉम प्रोटीन। चलिए बेहतरीन, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? हाउ इज द स्मॉल इंटेस्टाइन डिजाइन टू एब्जॉर्ब द डाइजेस्टेड फूड? जो स्मॉल इंटेस्टाइन है तो वो किस तरीके से डिजाइन होती है? तो ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये समथिंग इट इज 6 फीट लॉन्ग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर फाइंड इन द एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी, इट इज कोल्ड, इट इज कोल्ड। अच्छा, कोल्ड है, कोल्ड का मतलब कुछ गुच्छा बना होता है किस तरीके का। अब यहाँ पे मेनली फंक्शन क्या दिखा रहा है इसका, कि स्मॉल इंटेस्टाइन जो किस तरीके से डिजाइन होता है टू एब्जॉर्ब द डाइजेस्टेड फूड। अब ये मेन टॉपिक है, इस क्वेश्चन को मैं डबल स्टार दूंगा, क्योंकि ये क्वेश्चन हर बार एक्सपेक्टेड क्वेश्चन में रहता है। डायरेक्टली पूछ रहेगा कि हाउ द स्मॉल इंटेस्टाइन डाइजेस्ट द फूड, या व्हाट आर द फंक्शन ऑफ विली इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो विली के ऊपर सबसे ज्यादा क्वेश्चन पुट अप करता है। ठीक है, तो मैंने बताया था कि जो विली होता है क्या होता है, विली आपका डिफरेंट ड्यूडेनम, जिजुनम और एलियम, यहां पे डिफरेंट शेप का होता है। कहीं पर ये टंग शेप का होगा, कहीं पर ये लीफ शेप का होगा, ठीक है,
और लास्ट के बाद करते हैं जो थर्ड पार्ट है इलियम का, वहां पर ये कुछ फिंगर लाइक होगा, इसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बोल देते हैं, थ्रेड लाइक प्रोजेक्शन बोल देते हैं, ठीक है। बट हेयर शेप डजंट मैटर, इन्होंने कलेक्टिवली पूछा है कि इस स्मॉल इंटेस्टाइन का मेजरली फंक्शन क्या है। सो मेजरली फंक्शन इज टू एब्जॉर्ब द सरफेस एरिया ऑफ, to increase the surface area, to increase the surface area of absorption। आप किस चीज का एब्जॉर्प्शन करेगा, ये इंपॉर्टेंट है, एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। जो फूड डाइजेस्ट होना है, ठीक है, उस फूड को सोल्यूबल फॉर्म में एब्जॉर्ब करता है, कहां पर, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। तो अगर आप डिफाइन करना चाहेंगे तो कैसे डिफाइन करेंगे कि ये डाइजेस्टेड फूड कैसे एब्जॉर्ब हो रहा है। सो देयर आर मिलियंस ऑफ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन्स दैट इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। वो सरफेस एरिया को बढ़ा लेते हैं सो दैट वो किसको एब्जॉर्ब कर सके, डाइजेस्टेड फूड को, राइट। तो मेजरली रोल रहेगा विली का, एंड ये क्या करेंगे, डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब कर लेंगे। अच्छा क्वेश्चन है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 रीड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 10 कहता है व्हाट एडवांटेज ओवर द एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म डज अ टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म हैव रिगार्ड टू ऑब्टेनिंग ऑक्सीजन फॉर द रेस्पिरेशन। देखो जितने भी क्वेश्चन आप देखोगे ना, इस चैप्टर के सारे नोट्स की वीडियो देख लेना भाई, 5 पार्ट में बनाई है, पूरे 5 पार्ट, 1 2 3 4 5, और 5 पार्ट बहुत छोटा सा पार्ट है जिसमें हमने एक्सक्रीटरी सिस्टम किया है, ठीक है। वहां से जितने क्वेश्चन बन सकते थे वो मैंने आपको बता दिए। फर्स्ट पार्ट सिर्फ प्लांट्स के बारे में था, जितने क्वेश्चन बनते थे आपको एनसीईआरटी में, सारे क्वेश्चन आपको उसी वीडियो में से मिल जाएंगे। बीच की जो ये 3 वीडियो है, इसमें स्पेशल एक वीडियो हार्ट के ऊपर बनाई थी मैंने, एक स्पेशल रेस्पिरेटरी सिस्टम पे, और आपका एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन, ये सारा उसमें ब्रीथिंग के ऊपर बनाया था। तो सारे के सारे क्वेश्चन वहीं से हुए हैं। देखो एनसीईआरटी क्वेश्चन मैंने वहां कवर करा था। अभी क्या कहता है कि जो एडवांटेज क्या है एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म के ऊपर, ऑर्गेनिज्म के ऊपर का मतलब है कि टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म में ऐसी क्या खास बात है जो एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म में नहीं है, ठीक है। तो क्या है कि जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म है, टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म आर इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ऑफ एनवायरमेंट। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट का मतलब क्या है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट का मतलब है कि उनके जो नसल पैसेज है वहां से डायरेक्ट ऑक्सीजन आती है, फिल्टर होती है एंड रीचेस टू द लंग्स। बट व्हाट हैपन टू द एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म, एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म के पास डायरेक्ट ऑक्सीजन नहीं होती, दे यूज डिसॉल्व ऑक्सीजन, डिसॉल्व ऑक्सीजन। ये रीजन रहेगा मेन। हम तो डायरेक्ट ऑक्सीजन ले लेते हैं, कपालभाति कर लेते हैं, मिस्टर योगा कर लेते हैं, ठीक है ना, हमारे बाबा जी ने बताया है कपालभाति करना चाहिए, डायरेक्ट प्योर एयर लीजिए, हम तो ले लेते हैं भाई टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म। बट अगर बात करते हैं एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म की, वो कैसे लेंगे, दे हैव गिल्स, ठीक है, दे हैव गिल्स, दे हैव मॉइस्ट स्किन टू टेक ऑक्सीजन, बट दिस डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन इज लिमिटेड इन वाटर, सो दे ब्रीथ फास्टर देन टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म। ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि जो टेरेस्ट्रियल एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म है वो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म के कंपैरिजन में ब्रीथ क्यों करते हैं फास्टर। सो ब्रीथ फास्टर करने का रीजन है क्योंकि उनको डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन लेनी होती है। अब ये डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन कहां मिलेगी भाई, वाटर में मिलेगी ना। तो वाटर के अंदर जितनी भी डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन है उनको लेने के लिए जो लिमिटेड अमाउंट में है, ठीक है, लिमिटेड अमाउंट में डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन को टेक इन करने के लिए दे ब्रीथ फास्टर, वो बहुत ज्यादा फास्ट करते हैं। एंड समटाइम जो फिश देखी होगी आपने, वो अपना माउथ ओपन करके कुछ एनवायरमेंट को मतलब वाटर की लेयर पे आ जाती है, ठीक है ना, बट दे सक ऑक्सीजन, देन उनके जो गिल्स होते हैं वो फोर्स करते हैं दिस ऑक्सीजन टू फर्दर प्रोसेस, आगे प्रोसेस करने के लिए, रेस्पिरेशन के लिए, ठीक है। तो ये आपका आंसर रहेगा कि एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म सिर्फ डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन यूज कर रहे हैं, जो उससे अच्छी ऑक्सीजन यूज कर लेते हैं टेरेस्ट्रियल वाले, ठीक है। एक्वाटिक उनके साथ थोड़ा सा प्रॉब्लम रहता है। तो ये आपका आंसर रहेगा कि जो वाटर के अंदर ऑक्सीजन की सप्लाई लो है,
तो जितने भी फिश हैं ये सारे ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं कर पाते। चलिए यहां से आंसर का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर लेना चाहे तो। बहुत छोटे छोटे आंसर हैं यहाँ पे सारे के सारे, और पूरे आंसर मिलेंगे भाई, पूरे मार्क्स मिलेंगे इतने आंसर के भी। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। व्हाट आर द डिफरेंट वेज इन विच ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज? कितने तरीके से ग्लूकोज ऑक्सीडाइज हो सकता है भाई, लिखवा लो। ये क्वेश्चन को मैं ट्रिपल स्टार दे रहा हूं। अगर प्रीवियस क्वेश्चन की बात करते हैं तो PYQs में हर बार कहीं ना कहीं कैसे करके क्वेश्चन को पूछ लेता है कि ग्लूकोज किस तरीके से ऑक्सीडाइज होता है टू प्रोवाइड एनर्जी इन द वेरियस ऑर्गेनिज्म। मतलब डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में किस तरीके से ग्लूकोज ऑक्सीडाइज होता है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर बात करते हैं ग्लूकोज का, तो ग्लूकोज बेटा जो कार्बन की 6 फॉर्म में है, हेक्सोस फॉर्म में, इसका सबसे पहले पार्शियल ब्रेकडाउन होगा और पार्शियल ब्रेकडाउन होके बन जाएगा पायरुवेट। अभी पायरुवेट डिपेंड करेगा कि किस तरीके से ये ब्रेक हो रहा है। मतलब अब आप क्वेश्चन में पूछा हुआ है इन वेरियस ऑर्गेनिज्म, अब वेरियस ऑर्गेनिज्म में किस तरीके से होगा उसको हम 3 कैटेगरी में डिवाइड कर रहे हैं। फर्स्ट वन रहेगा बेटा प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। दूसरा आपका रहेगा एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, एंड थर्ड वन लैक ऑफ ऑक्सीजन। अब क्वेश्चन में पूछा गया है कि इन तीनों में मतलब डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, और डिफरेंट ऑर्गेनिज्म का मतलब है कि ये जो तीनों के तीनों जो ब्रेकडाउन है ये कहां कहां पर होते हैं। तो सबसे पहले हम देखिए इसमें प्रोडक्ट क्या बनेगा। प्रोडक्ट बनेगा बेटा सबसे पहले ऑक्सीजन की अगर हम बात करते हैं तो ऑक्सीजन में क्या बनेगा हमारे पास, देखते हैं सबसे पहले ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, यानी एनारोबिक रेस्पिरेशन। और एरोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होके बनता है हमारे पास, क्या बनेगा जल्दी बताइए, CO2 H2O प्लस एनर्जी। सो एनर्जी का ये क्या हुआ, रिलीज हुआ, एनर्जी रिलीज हुआ कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, यानी एरोबिक रेस्पिरेशन। और ये एरोबिक रेस्पिरेशन कहां पर होता है, ये होता है बेटा माइटोकॉन्ड्रिया में, माइटोकॉन्ड्रिया। सेकंड बात करते हैं लैक ऑफ ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन बहुत कम अमाउंट में प्रेजेंस है। तो इस केस में जो पायरुवेट है वो ब्रेक डाउन हो जाएगा एंड इट फॉर्म लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी। अच्छा ये लैक्टिक एसिड बना है तो लैक्टिक एसिड के ऊपर से क्वेश्चन बनता है कि व्हाई एथलीट फेल मसल क्रैम्प, या व्हाई देयर इज अ मसल क्रैम्प इन द एथलीट ड्यूरिंग हैवी वर्कआउट। जब भी कोई एथलीट या स्पोर्ट पर्सन हैवी वर्कआउट करता है तो उसके मसल्स में क्रैम्प होता है या पेन होता है। तो उसका रीजन क्या रहता है, क्योंकि उसकी जो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है वो ज्यादा हो जाती है। एंड ड्यू टू द हैवी एक्सरसाइज क्या होता है, जो ऑक्सीजन थी वो सारी यूज अप हो चुकी है एंड मोर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इज यूज्ड रिक्वायर्ड। और उस केस में क्या होता है, ऑक्सीजन ज्यादा डिमांड में है, मतलब जो बॉडी की जो सेल्स है वो ऑक्सीजन को यूज कर चुकी है और रिक्वायरमेंट है, वहां पर ऑक्सीजन लैक में हो गया। लैक में होने का मतलब क्या है, बॉडी की मसल सेल्स में लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस हो जाएगा जिसकी वजह से मसल्स में क्रैम्प होगा, पेन होगा। थर्ड वन है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में मैंने आपको ब्यूटीफुल से एग्जांपल दिया था कि एक मटका लेते हैं उसमें, मतलब कहीं मैंने देखा था कि उन्होंने फ्रूट्स, जेलीज एंड इलायची एंड समथिंग ड्राई फ्रूट डाल के बरीड कर दिया अंडर द सॉइल। तो उसके बाद वो मंथ या 2 मंथ के बाद निकालते हैं तो उसमें एक लिक्विड बनता है जिसमें से स्मेल आती है, ठीक है। तो वो नाम था उसका एथेनॉल, यानी ऑक्सीजन की एब्सेंस में जब करते हैं तो एथेनॉल बनता है, कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी बनेगी CO2 के साथ। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बेटा, कुछ भी पूछ सकता है, वो इसमें से प्रोडक्ट पूछ सकता है, वो इसमें से पूछ सकते हैं कि किस ऑर्गेनिज्म में होता है। अब ये जो एब्सेंस में होगा, ये एब्सेंस किस में होगा, अच्छा लैक ऑफ होगा हमारा मसल सेल्स में, मसल सेल्स, एंड एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होगा हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म में लाइक ईस्ट सेल, राइट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं एक बार इसका हाईलाइट दिखा देता हूं आपको। तो ये रहा इसका, ये ग्लूकोज है, पायरुवेट, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में ये प्रोडक्ट बनेंगे विद एनर्जी। सेम एज एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में, एब्सेंस में यहां पे बेटा लैक की बात कर रहे हैं, यानी ऑक्सीजन हमारा कम अमाउंट में अवेलेबल है, बहुत कम, तो लैक्टिक एसिड एंड एनर्जी। एंड द थर्ड केस रहेगा एब्सेंस ऑफ, तो एब्सेंस में रहेगा एथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड विद एनर्जी। तो तीनों केसेस में एनर्जी बन रही है, रिलीज हो रही है, बट डिफरेंस क्या रहेगा बेटा वो आपको बता दिया मैंने आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाउ इज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्टेड इन ह्यूमन बींग्स।
बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन। अच्छा, ये मैंने जब नोट्स बताया था ना, तो एनसीईआरटी का इन बिटवीन क्वेश्चन से उठाया गया ये, ठीक है। और एनसीईआरटी का इन बिटवीन जो नोट्स में से क्वेश्चन आपका बन गया। तो मैंने आपको एक टॉपिक बताया था रेस्पिरेशन, ठीक है। और रेस्पिरेशन में भी दो पार्ट बताए थे मैंने आपको, एक बताया था एक्सटर्नल रेस्पिरेशन एंड इंटरनल रेस्पिरेशन। इंटरनल रेस्पिरेशन, अच्छा एक्सटर्नल और इंटरनल में डिफरेंस आपको पता लगे होगा, नेमली एक्सटर्नल यानी बाहर से, इंटरनल मतलब अंदर। तो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में क्या होगा कि जो भी ऑक्सीजन हम ले रहे हैं, दैट ऑक्सीजन वी आर टेकिंग इन, इट रीचेस टू द लंग्स एंड सेम द ब्लड पंपिंग बाय द हार्ट रीचेस टू द लंग्स, और वहां पे क्या होगा, ऑक्सीजनेशन होगा। यानी जो सारा प्रोसेस है ऑक्सीजनेशन का, ये थोड़े आउटर पार्ट में हो जाता है बॉडी के, ठीक है। ऑर्गन्स यूज होते हैं, हार्ट ने पंप किया ब्लड को, लंग्स तक पहुंचाया, लंग्स ने ऑक्सीजन को कैरी किया, ठीक है, और वहां से क्या किया, ब्लड को प्योरीफाई कर दिया, ऑक्सीजनेटेड। तो ये सारा बॉडी के एक्सटर्नल मतलब ये नहीं कि बाहर होगा, बाहर का मतलब बेटा पूरा ऑर्गन यूज हो रहा है इसके अंदर, तो वो हमारा एक्सटर्नल रेस्पिरेशन रहेगा। इसके अंदर ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा, या आप कह सकते हैं ऑक्सीजनेशन प्रोसेस हुआ है इसके अंदर थ्रू लंग्स। तो लंग्स से गैस से चेंज हुआ है, और जो ब्लड के अंदर जो CO2 गैस थी वो डायरेक्टली चली गई लंग्स में, और लंग्स से वो एक्सहेल हो गई। तो यहां पे हम एक्सप्लेन कर सकते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। इंटरनल का मतलब क्या है, इनर पार्ट में होगा। तो इनर पार्ट में वो कैसे होगा, जब हैवी वर्कआउट हुआ या मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हुई, फिजिकल एक्टिविटीज हुई, तो व्हाट हैपेंड इन दिस प्रोसेस, तो इस प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी, ये कार्बन डाइऑक्साइड की गैस क्या है, हाई क्वांटिटी में है या हाई कंसेंट्रेशन में है, ये सारी की सारी। तो हाई कंसेंट्रेशन में होने की वजह से ब्लड के थ्रू जाएगा मूवमेंट करने सेल्स में, ठीक है। और ब्लड में हाई कंसेंट्रेशन होगा, तो हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन की तरफ मूव करेगी ये गैस। अभी सारा क्या होगा, ब्लड कैपिलरीज के अंदर होगा सारा का सारा, ठीक है। तो इसे हम बोलेंगे इंटरनल रेस्पिरेशन। इतना समझ आया आपको? चलिए, आई थिंक इतना क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा कि रेस्पिरेशन में इंटरनल और एक्सटर्नल रेस्पिरेशन किस तरीके से होता है। बहुत बढ़िया, चलते हैं आगे की तरफ। अभी ये जो बात कर रहे हैं हम, जो CO2 था ये ब्लड में हाई कंसेंट्रेशन में होगा, तो ये ब्लड कैपिलरीज के थ्रू क्या होगा बेटा, फ्लो करेगा, और देन स्लोली ये कहां जाएगा, ब्लड से ऊपर की तरफ मूवमेंट होगा, कहां पर, लंग्स की तरफ, जहां से गैसेज एक्सचेंज होगा। तो ये हमारा इंटरनल रेस्पिरेशन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। हाउ आर द लंग्स डिजाइंड इन ह्यूमन बीइंग टू मैक्सिमाइज द एरिया ऑफ गैसेज एक्सचेंज। ह्यूमन बीइंग में गैसेज एक्सचेंज किस तरीके से होता है, तो ये आपके जो ह्यूमन बीइंग्स होते हैं, देयर आर अ पेयर ऑफ लंग्स, अ पेयर ऑफ लंग्स। अच्छा, एक ऐसे नहीं बोलेंगे, अगर हम सिंगल एक लंग की बात करेंगे तो उसे लंग बोल देंगे, ये भी लंग्स ही रहेगा। एंड लेफ्ट साइड ऑफ द लंग्स इज स्मॉलर देन द राइट वन, राइट, एंड इट इज फाउंड इन द थोरैकिक कैविटी। थोरैकिक कैविटी में होगा, और ये थोरैकिक कैविटी नीचे एब्डोमिनल कैविटी से एक डायफ्राम से, एक लेयर से, एक मेम्ब्रेन से डिफरेंशिएट होगा, जिसे हम बोलते हैं डायफ्राम। अच्छा, अभी फंक्शन कैसे होगा, दिस विंड पाइप heading towards the lungs, this main tube is called bronchi. Bronchi is further divided into two bronchioles, या हम इसे कह सकते हैं प्राइमरी ब्रोंकियोल्स। प्राइमरी का मतलब है सबसे पहले डिवाइड हो रही है, तो प्राइमरी ब्रोंकियोल्स। This bronchioles is further divided into secondary bronchioles and then tertiary. तो इस तरीके से ये ब्रोंकियोल्स डिवाइड होते हैं, एंड फाइनली इन द टर्शियरी ब्रोंकियोल्स देयर आर एल्वेलर सैक। अब ये एल्वेलर सैक क्या होता है सर, एल्वेलर सैक के कुछ बैलून लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ये इन टर्शियरी ब्रोंकियोल्स में होते हैं। जो मेनली गैसेज एक्सचेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं लंग्स के अंदर, वो ये एल्वेलर सैक ही होते हैं। इनको बोलते हैं एल्वेलर सैक, या इसे एल्वियोली भी बोलते हैं, एल्वेली।
अब होगा क्या, नीचे की तरफ एक मैंने बताया आपको, ये थोरैकिक कैविटी के जो नीचे की तरफ एक लेयर होती है, एक मेम्ब्रेन होती है जिसको बोलते हैं डायफ्राग्राम। ये हमारे लंग्स है जिसमें क्या है, मिलियंस ऑफ एल्वुलर सैक है, जिसे बोलते हैं एल्वुलाई, जो मेनली रिस्पॉन्सिबल होते हैं गैसेज एक्सचेंज के लिए, राइट। अब होगा क्या, एज वी इनहेल गैस, मींस इनहेल करने का मतलब क्या है, ब्रीथ इन गैस। नाउ दिस ऑक्सीजन एंटर इनटू दिस bronchi and through the bronchi it divided into the bronchioles and in these bronchioles there are alveolar sacs। तो इस alveolar sac में जो बैलून लाइक स्ट्रक्चर है, इनके अंदर ऑक्सीजन फिल हो जाती है, राइट। यानी जब हम इनहेल कर रहे हैं, दिस टाइम दिस चेस्ट कैविटी एक्सपैंड, तो व्हाई इट गेटिंग एक्सपैंड, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस ऑक्सीजन एंटरिंग इनटू इट। और सेम टाइम पे ये नीचे की तरफ जो मेम्ब्रेन है, जिसे हमने बोला है डायफ्राग्राम, तो ये डायफ्राग्राम क्या हो गया, उस टाइम पे ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, राइट। बिल्कुल अपोजिट फंक्शन होगा दोनों का, चेस्ट कैविटी एक्सपैंड होगी, डायफ्राग्राम कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। सेम एज व्हेन ही एक्सहेल गैस CO2। तो जब हम एक्सहेल कर रहे हैं, दिस टाइम दिस चेस्ट कैविटी रिलैक्स। अब रिलैक्स क्यों होगा, क्योंकि इसके अंदर से गैसियस एक्सचेंज हुआ है, इसके अंदर से जो कार्बन डाइऑक्साइड भर गई थी, अब जो वो अब क्या होगी, एक्सहेल हो जाएगी, आउट हो जाएगी, ठीक है। आउट होने के बाद क्या होगा, इस टाइम पे आपका यहां पर जो डायफ्राग्राम है वो एक्सपैंड हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से ह्यूमन बीइंग में एक्सचेंज होता है गैसियस का। और कौन कौन सी गैसेस का एक्सचेंज होगा, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। इट मींस डायरेक्टली एनवायरमेंट से जो ऑक्सीजन आ रही है वो लंग्स में जाती है, एल्वेयर सैक में एंटर करती है, और वहां से फिर इस प्रोसेस के थ्रू हम एक्सहेल कर देते हैं CO2 गैस को, राइट। चलते बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं आपका, चलिए चलते बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो हमारा रहने वाला क्वेश्चन नंबर 14। अच्छा, ये इसका पूरा डिटेल है, आप यहां से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि भी किस तरीके से गैसेज एक्सचेंज होता है। मैं कहेंगे कि सर ने बता तो दिया, आंसर कौन बताएगा, हमें तो सर पकी पकाई खीर खाने की आदत है। भाई ये ना पकी पकाई खीर, बहुत मेहनत कराते हो। What are the components of the transport system in human beings and what are the function of these components? यानी ह्यूमन बॉडी में किस तरीके का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होता है, किस तरीके से वर्क करता है, कितने पार्ट्स हैं। तो बेटा 2 टाइप का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होता है, जिसमें एक रहता है आपका ब्लड वास्कुलर सिस्टम एंड सेकेंड वन इज लिम्फ। लिम्फ जो मेनली रिस्पॉन्सिबल रहेगा, व्हाइटिश और येलो कलर का लिक्विड रहेगा, जो लिम्फेटिक सेल्स में चलता है, ठीक है। इनका मेजरली रोल रहेगा डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करना, फैट को डाइजेस्ट करना, एब्जॉर्ब करना, एंड इसके अंदर एक स्पेशल सेल्स होती है जिसको हम बोलते हैं लिम्फेटिक सेल्स। लिम्फेटिक सेल्स जो हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है, इम्यून सिस्टम को। ऑन द कंट्री बात करते हैं ब्लड वास्कुलर सिस्टम में, तो ब्लड हमारा किस किस का काम करता है, इट हेल्प इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस, राइट। एंड ब्लड वास्कुलर सिस्टम में हमारे पास रेड ब्लड सेल्स आती है जो मेनली रिस्पॉन्सिबल होते हैं हीमोग्लोबिन के लिए, हीमोग्लोबिन के लिए। व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं जो हमारी डिफेंसिंग सेल्स होती है, डिफेंसिंग सेल्स। एंड सेम एज प्लाज्मा, जिसे हम ब्लड प्लाज्मा कहलाते हैं, ठीक है, ब्लड प्लाज्मा। अब इसके अंदर एक बेटा प्लेटलेट्स आता है जो क्लोटिंग का काम करता है, प्लेटलेट्स, जिसे हम मतलब जिनको नहीं पता तो बोल देते प्लेट्स कम हो गया, भाई प्लेट्स का पूरा का डिनर सिस्टम लेके बैठे हम, डिनर तो ऐसे नहीं, प्लेटलेट्स बोलते हैं ऐसे, तो ये क्लोटिंग का काम करता है। अब इसका एक विजुअली आंसर दिखा देता हूं मैं आपको, ये रहेगा। मेजरली जो रोल है बेटा ब्लड प्लाज्मा का रहेगा आपका, ब्लड प्लाज्मा के अंदर आपकी कर्पसल्स रह जाएंगी, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स, ठीक है। फूड को ट्रांसपोर्टेशन करता है, गैसेस को करता है, नाइट्रोजनस वेस्ट को, यूरिया और यूरिक एसिड्स को, ठीक है। अच्छा, लिम्फ की बात करते हैं तो लिम्फ के बारे में मैंने आपको 3 पॉइंट बताया, डाइजेस्टेड फूड को, फैट को, लिम्फेटिक सेल्स होती है इसमें जो इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है। अच्छा, एक वर्ड आ जाता है इसमें, जो लिम्फेटिक सेल्स होती है फॉरेन इन्वेडर्स को किल करता है, फॉरेन इन्वेडर्स, या फॉरेन इन्वेडर्स क्या मतलब है कि जो पैथोजेंस होते हैं, ठीक है, उनको किल करता है, यानी हमारे एक तरीके से सेफ्टी का काम करता है हमारे लिए, तो ये इंपॉर्टेंट है। लिम्फेटिक सेल्स के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है आपका, ये डायरेक्टली पूछ सकता है व्हाट आर लिम्फ एंड व्हाट आर द फंक्शन ऑफ लिम्फेटिक सेल्स, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क्स में पूछता है क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट देखते बेटा, व्हाट इज इट नेसेसरी टू सेपरेट द ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड।
बॉडी के अंदर जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, तो इसको सेपरेट करना क्यों इंपॉर्टेंट होता है? देखो, अच्छा ब्लड यानी प्योरीफाइड ब्लड और नॉन प्योरीफाइड ब्लड है जो, अब दोनों का सेपरेशन बहुत जरूरी होता है। अब आपके पास मिल्क है, तो मिल्क के अंदर अगर थोड़ा इंप्योरिटीज हुआ तो क्या आप वो ड्रिंक कर सकते हो? नहीं कर सकते, यू कैन नॉट टेक इन, ठीक है। सो आप क्या करते हैं, उस इंप्योरिटीज को रिमूव कर देते हैं। तो सेम ऐसा होता है बेटा हमारे ब्लड के साथ। सो ब्लड का जो प्योरिफिकेशन होता है वो क्या कहता है, जो प्योरीफाइड ब्लड होता है वो न्यूट्रिएंट की सप्लाई करता है, ठीक है, टेम्परेचर को मेंटेन रखता है। अगर उसके साथ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स होगा तो डेफिनेटली क्या होगा, प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। तो सेम हम बात करते हैं अगर बर्ड्स की एंड मैमल्स की। मैमल्स मतलब मिल्क प्रोड्यूसिंग एनिमल्स नीड टू कंपैरेटिवली मोर एनर्जी फॉर मेंटेनिंग देयर बॉडी टेम्परेचर। उनको अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करना होता है। बर्ड्स को फ्लाई करना होता है, तो फ्लाई करने में एनर्जी ज्यादा यूज होती है, ठीक है, हीट जनरेट होती है। सेम एज मैमल्स की जितनी भी एक्टिविटीज होती है, बायोलॉजिकल एक्टिविटीज होती है, उसमें हाई एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। हाई एनर्जी की रिक्वायरमेंट का मतलब बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करना। अब बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करना है तो उसके लिए ऑक्सीजन की सप्लाई चाहिए। सो दिस इज द रीजन व्हाई ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इन मैमल्स एंड बर्ड्स इज नेसेसरी टू सेपरेट आउट। समझ गए बच्चा? चलो, अच्छा बच्चा। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ द ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन हाईली ऑर्गेनाइज्ड प्लांट्स? अब पजल में तो ना, जो पिछला क्वेश्चन था, लास्ट क्वेश्चन था, लास्ट टू लास्ट, उसमें हम ऑर्गेनिज्म के बारे में बात करते हैं, ह्यूमन बीइंग की। यहां पे अब वो प्लांट्स की बात कर रहा है। प्लांट्स में किस तरीके से ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होता है, ठीक है। तो दो तरह के ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बताया था मैंने आपको। एक तो था बेटा जाइलम वेसल्स, या सिंपल कह सकते हैं जाइलम, ठीक है, जिसमें से क्या होगा, वाटर का ट्रांसपोर्टेशन होगा, मिनरल का ट्रांसपोर्टेशन होगा। सेम एज फाइलम, जहां से फूड का ट्रांसपोर्टेशन होगा, और फूड का ट्रांसपोर्टेशन होगा तो इसे बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। लिख देता हूं मैं आपके लिए, फाइलम के थ्रू होगा बेटा ट्रांसलोकेशन, यानी जो भी फूड प्रिपेयर हो रहा है लीफ पर वो डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट तक जाएगा। सेम है जाइलम से, जाइलम वाटर एंड मिनरल्स को ट्रांसपोर्टेशन करेगा, एंड वाटर के लिए हम बोल देते हैं यहां पर ट्रांसपीरेशन। 7th क्लास में डेफिनेशन आती है, लॉस ऑफ द वाटर वेपर थ्रू द स्टोमेटल पोर ऑफ लीफ, दैट इज कॉल्ड ट्रांसपीरेशन। अच्छा, जाइलम और फाइलम में मेनली जो बेटा क्वेश्चन आता है डिफरेंस के ऊपर पूछ लेता है कि जाइलम में और फाइलम में डिफरेंस क्या है। तो बेटा जाइलम है जो अभी आ ही जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका एनसीईआरटी क्वेश्चन ये है कि जो जाइलम है वो मेनली ट्रांसपीरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, यानी वाटर एंड मिनरल्स के ट्रांसपोर्टेशन के लिए, ठीक है। एंड फाइलम किसके लिए होता है बेटा, ट्रांसलोकेशन, यानी फूड के ट्रांसपोर्टेशन, फूड के ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के लिए, उसको बोल देते हैं ट्रांसलोकेशन। अच्छा, जो जाइलम है, अभी इनके अंदर होता क्या है, इनके अंदर रूट हेयर्स होती है इन द रूट्स। तो रूट्स के अंदर जो रूट हेयर्स होते हैं उसमें टीनी पोर्स होते हैं, ठीक है। वो टाइनी पोर्स क्या करते हैं, इट एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट एंड वाटर थ्रू दिस पोर्स एंड ट्रांसपोर्ट इट टू द अदर पार्ट ऑफ द प्लांट। नीचे से वाटर को अब्जॉर्ब करते हैं और इसकी जो मूवमेंट होती है वो अपवर्ड डायरेक्शन में होती है, यानी एंटी ग्रेविटल चलते हैं, ठीक है। वाइल फाइलम की अगर हम बात करते हैं, फाइलम मतलब बोला फूड का ट्रांसपोर्टेशन। अब फूड कहां प्रिपेयर होता है, फूड तो डेफिनेटली लीफ पे ही प्रिपेयर होगा, फोटोसिंथेसिस से। अब ये फोटोसिंथेसिस से जो फूड प्रिपेयर हो रहा है ये लीफ पे हो रहा है, लीफ अपवर्ड होते हैं, रूट्स डाउनवर्ड होते हैं, ठीक है। तो लीफ से लेकर डाउनवर्ड तक ट्रांसपोर्टेशन फूड का, तो इसकी जो डायरेक्शन रहेगी वो ग्रेविटल रहेगी, डाउनवर्ड डायरेक्शन में रहेगी। तो ये क्वेश्चन पूछ लेता है बेटा जाइलम और फाइलम के डिफरेंस में, ठीक है। और तो क्या पूछेगा इसके बाद, अभी तक अगर 10th क्लास की बात करते हैं, इसके सब पार्ट नहीं पूछेगा, जाइलम वेसल, जाइलम ट्रैकियार्ड्स, ठीक है। ट्रैकियार्ड्स इंपॉर्टेंट है वैसे, बट अभी तक क्वेश्चन नहीं पूछा है। जाइलम पेरेन्काइमा, जाइलम फाइबर, सेम एज फाइलम की बात करते हैं। फाइलम में दो पार्ट इंपॉर्टेंट है, एक रहेगा बेटा कंपेनियन सेल एंड सेकंड वन इज सीव ट्यूब, जो मेनली फंक्शन करते हैं ट्रांसपोर्टेशन का, फूड प्रिपेयर करके ट्रांसपोर्ट करने का। इसमें सी प्लेट आ जाएगा, न्यूक्लियस के बारे में बात करेंगे, ठीक है। पूरा मैं वीडियो में बता चुका हूं नोट्स में। फाइलम पेरेन्काइमा और फाइलम फाइबर के ऊपर क्वेश्चन नहीं पूछेगा, मेनली क्वेश्चन इतना ही पूछता है आपका एनसीईआरटी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाउ आर द वाटर एंड मिनरल ट्रांसपोर्टेड इन प्लांट्स? लो सेम क्वेश्चन आ गया, वाटर एंड मिनरल्स कैसे ट्रांसपोर्ट होते हैं? तो जाइलम वेसल होता है, इसके अंदर जाइलम में
रूट हेयर्स होते हैं जिसके अंदर होल होते हैं। अब ये होल क्या करेंगे, ये वाटर को एब्जॉर्ब करेंगे, ठीक है। अब वाटर एब्जॉर्ब करेंगे तो यहां पे प्रेशर जनरेट होगा जिसे बोलते हैं सेल सैप। अभी सेल सैप के थ्रू ये वाटर एंटर करेगा होल्स में और पुश होगा टू द अपवर्ड डायरेक्शन। ये पूरा बता चुका हूं जाइलम वेसल के। इसमें ट्रैकियार्ड्स इंपॉर्टेंट है, जाइलम ट्रैकियार्ड्स, ये ट्रैकियार्ड्स ही रिस्पॉन्सिबल होती है इस चीज के लिए। जो वाटर बन रहा है ट्रैकियार्ड्स में होल्स होते हैं, वो भी वाटर को अब्सॉर्ब करते हैं। दिखा देता हूं आंसर एक बार, ये रहा आंसर। तो रूट्स ऑफ द प्लांट्स हैव द रूट हेयर कॉल्ड हेयर्स कॉल्ड रूट हेयर। मेनली इसके नीचे रूट्स में हेयर होते हैं। दिस रूट हेयर आर डायरेक्टली इन कॉन्टैक्ट विद द water of the soil. Water and dissolved minerals get into the root hair by the process of diffusion. अब हाई कंसंट्रेशन कहां पर है वाटर की कंसंट्रेशन है सोइल में। तो डिफ्यूजन प्रोसेस से क्या होगा, ये जो वाटर है इन रूट हेयर के अंदर प्रेशर से ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, ठीक है। The water and minerals absorbed by the root hair from the soil pass from cell to cell by osmosis. ऑस्मोसिस किसके लिए था, मैंने आपको पहले भी बताया था, वाटर मूवमेंट के लिए। इसमें हमने एक्सोस्मोसिस और एंडोस्मोसिस पढ़ा हुआ है 9th क्लास में, ठीक है। चलिए, एपिडर्मिस सेल होती है, इंपॉर्टेंट है। मेन जो पार्ट है बेटा जाइलम वेसल जो रूट हेयर है एंड जाइलम वेसल्स इन इट्स स्टेम। अगर हम बात करते हैं स्टेम की, तो स्टेम में से कैसे ट्रांसपोर्टेशन होगा, तो वहां पर होगा बेटा वाटर कंटेनिंग डिसॉल्व्ड मिनरल्स। ये मिनरल्स कैसे जाएंगे, जाइलम वेसल से या जाइलम ट्रैकियार्ड से, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है बेटा, यहां से और तो कुछ नहीं बेटा, ये सारा का सारा पूरा क्वेश्चन है। मेनली इसमें रिस्पॉन्सिबल है जाइलम वेसल्स, जाइलम ट्रैकियार्ड्स। रूट्स में क्या होगा, रूट्स में रूट हेयर होंगे जो वाटर को एब्जॉर्ब करेंगे और सेल सैप के थ्रू ये वाटर को ट्रांसपोर्ट कर देंगे। चलते हैं बढ़िया, आज जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाउ इज फूड ट्रांसपोर्टेड। अब देखो मैंने दोनों पार्ट आपको एक ही इससे लास्ट क्वेश्चन में बता दिए थे, ठीक है। अब जो फूड का ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे माइंड में आएगा फाइलम, ठीक है, या ट्रांसलोकेशन। तो जो मूवमेंट होगा फूड का वो फाइलम के थ्रू होगा, जिसको हम बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। पूरा ही मैंने हाईलाइट किया हुआ। टेक प्लेस बाय यूटिलाइजिंग एनर्जी द शुगर। अच्छा, अब ये सोचोगे अब शुगर का प्लांट, भाई साहब शुगर तो शुगर कैसे बनती है। जब भी मैं शुगर की बात कर रहा हूं, स्टार्च की बात कर रहा हूं, कार्बोहाइड्रेट्स की बात कर रहा हूं, तो ये सेम ही फॉर्म मान के चलेंगे। ग्लूकोज की बात कर रहा हूं, ठीक है। अभी ये जो फूड है मेड इन लीव्स इज लोडेड इनटू द सीव ट्यूब्स। आ गया वर्ड, ये आ गया। चलो, अच्छा, कंपेनियन सेल और सीव ट्यूब के बारे में बात करी थी। तो जितना भी ये फूड बनेगा, ठीक है, ये कहां पे लोडेड हो जाएगा, सीव ट्यूब में, स्टार्च की फॉर्म में हो जाएगा। वाटर नाउ एंटर द सीव ट्यूब कंटेनिंग शुगर बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। अभी स्टडी करके आए, ऑस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू अंदर एंटर कर जाएगा वाटर, टू विच प्रेशर इन द फाइलम टिश्यू राइजिंग। अब फाइलम में प्रेशर राइज करेगा तो उससे क्या होगा, दिस हाई प्रेशर प्रोड्यूस इन द फाइलम टिश्यू मूव्स द फूड टू द ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। अब जैसे वाटर उसके अंदर जाएगा ऑस्मोसिस से, तो प्रेशर से क्या होगा, उस प्रेशर से ये जो फूड है वो ट्रांसपोर्ट हो जाएगा दूसरे पार्ट तक, किसके, प्लांट के। चले, दिस अलाउज द फाइलम टू ट्रांसपोर्ट द फूड अकॉर्डिंगली द नीड ऑफ प्लांट। जहां पे जितना ज्यादा रिक्वायरमेंट है उतने ज्यादा फूड का ट्रांसपोर्ट कर देगा। बेहतरीन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। ये इंपॉर्टेंट नहीं क्योंकि हर बार अगर लास्ट पार्ट से देखते हैं तो एनसीईआरटी इस पार्ट से हमेशा क्वेश्चन बनता आ रहा है एक्सक्रीटरी सिस्टम के ऊपर, तो इसलिए मैं बोलूंगा कि ये इंपॉर्टेंट है। समझ के बाद चलो, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड द फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन। सबसे पहले तो पता होना चाहिए नेफ्रॉन होता क्या है। ये स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है किसकी, फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। चलो अब इसको डिस्कस कर लेते हैं। किडनी की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है, जैसे हमारी बॉडी की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है सेल, तो ऐसे ही किडनी के अंदर न्यूमरस एंड द मिलियंस ऑफ स्मॉल यूनिट होती है जिनको हम बोलते हैं नेफ्रॉन्स, जो मेन फिल्टरिंग यूनिट का काम करते हैं। अब फिल्टरिंग यूनिट की बात करते हैं तो यहां से बेटा ये देखो, ये है आपकी रीनल आर्टरी, यहां से इम्प्योर ब्लड एंटर करेगा जिसे हम बोलते हैं डर्टी ब्लड, डर्टी बॉय। चलो, यहां से ये डर्टी ब्लड एंटर करता है इस कप लाइक स्ट्रक्चर में, और इस कप लाइक स्ट्रक्चर का नाम होता है
बोमन कैप्सूल, राइट। पहला क्वेश्चन इस पर आता है, बोमन कैप्सूल क्या है? अ कप शेप ऑफ स्ट्रक्चर विच कंटेन द न्यूमरस ट्यूब्स या ट्यूबुलर स्ट्रक्चर इनसाइड इट, दैट इज कॉल्ड बोमन कैप्सूल। सेकंड पार्ट की बात करते हैं, ग्लोमेरुलर्स क्या होते हैं? ग्लोमेरुलर्स इस कैप्सूल के अंदर, इस बाउल के अंदर ट्यूब्यूल स्ट्रक्चर होते हैं। अब इस ट्यूब्यूल स्ट्रक्चर में क्या होगा, यहां से इंप्योर ब्लड यानी डर्टी ब्लड आएगा यूराइन के साथ, ठीक है। एंड यूराइन कैसे बनेगा, ये क्वेश्चन बनता है। यहां से डर्टी ब्लड एंटर करेगा इस ट्यूब्स के अंदर, और इसमें क्या होगा बेटा, डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू क्या होगा, जितने भी इसमें न्यूट्रिएंट है वो एब्जॉर्ब हो जाएंगे, ठीक है। और यहां से ये जाएगा बेटा इधर की तरफ, ये जा रहा है डर्टी ब्लड। अभी इसके अंदर अभी न्यूट्रिएंट है, तो न्यूट्रिएंट ये मूव करेंगे नीचे की तरफ, बट असल में होगा क्या यहाँ पर बेटा, ये वाली जो ट्यूब है इसे बोलते हैं डीसीटी, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। यहां पे मेनली सोडियम, क्लोरीन और पोटेशियम आयन का एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। अच्छा, यहां कुछ अमाइनो एसिड्स और ग्लूकोज भी रहेंगे, अमाइनो एसिड एंड ग्लूकोज का। अब जो फर्दर बचा हुआ जो फिल्ट्रेट है, मतलब अनफिल्ट्रेट पार्ट है, वो मूव करेगा नीचे की तरफ डाउनवर्ड इस यू शेप ट्यूब में, जिसका नाम होता है हैनल लूप। हैनल लूप में बेटा मेनली होगा 50 to 60% रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड ग्लूकोज। मेनली जो ग्लूकोज बचा है जो आगे की तरफ ट्रांसपोर्ट हो रहा है ग्लूकोज का, एंड साथ के साथ किसका बताया मैंने आपको, वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होगा, रीअब्जॉर्प्शन। फाइनली किसी फिल्ट्रेट होगा, फिल्ट्रेट का मतलब अनफिल्टर्ड पार्ट है, जो अनडाइजेस्टेड पार्ट है, ये मूव करेगा अपवर्ड डायरेक्शन में, यहां इसकी तरफ, जिसका नाम है पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। यहां पर भी बेटा जितने भी रेस्ट ऑफ द जो आपके मिनरल्स बचे हैं, लाइक सोडियम, स्पेशली बात करते हैं यहाँ पे सोडियम के बारे में ज्यादा बात करते हैं, मोस्ट ऑफ द सोडियम यहाँ पे डीसीटी में अब्सॉर्ब हो जाएगा। रेस्ट ऑफ द जो कुछ बचा हुआ जो सोडियम आयंस है, वाटर है, वो इस पीसीटी से एब्सॉर्ब हो जाएगा, ठीक है। और एब्सॉर्ब होने के बाद क्या होगा, फाइनली ये क्या होगा, जितना भी लिक्विड वेस्ट है जिसमें यूरिया है, ठीक है, वो एक्सक्रीट हो जाएगा, बॉडी से आउट हो जाएगा थ्रू द ट्यूब कॉल्ड कलेक्टिंग डक्ट। तो यहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं आपके बोमन कैप्सूल पे, ग्लोमेरुलर पे, पीसीटी एंड डीसीटी का। अच्छा, आयंस, कौन कौन से आयंस एब्सॉर्ब होते हैं, हैनल लूप में क्या क्या रीअब्सॉर्ब होता है? सो मेनली ये वाटर को लिए रीअब्सॉर्प्शन करता है 50 से 60%। नाउ जब ये मूव करेगा पीसीटी की तरफ और पीसीटी से कलेक्टिंग ट्यूब की तरफ जाएगा, तो इसमें 95% ऑफ वाटर एंड 5% ऑफ यूरिक एसिड होगा, ठीक है। ये सारा पार्ट आपसे पूछ लेता है इस क्वेश्चन से, फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन्स में, नेफ्रॉन्स कैसे काम करते हैं। चलिए आगे की तरफ तो चलते हैं हमारा नेक्स्ट पार्ट पे, और नेक्स्ट पार्ट है हमारा व्हाट आर द मेथड्स यूज्ड बाय प्लांट्स टू गेट राइड ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। अब जैसे हमने स्टार्टिंग में देखा था कि ह्यूमन भी वेस्ट को एक्सक्रीट करते हैं, तो क्या प्लांट्स भी करते हैं? बिल्कुल करते हैं, दे आर ऑल्सो लिविंग। सो क्या क्या प्रोडक्ट एक्सक्रीट करते हैं? बात करते हैं प्लांट्स की, तो गैसेस प्रोडक्ट की अगर हम बात करते हैं, तो गैसेस प्रोडक्ट में लीव्स में से क्या निकलता है हमारे लिए जैसे CO2 एक वेस्ट प्रोडक्ट है, तो इसके लिए भी वेस्ट प्रोडक्ट है ऑक्सीजन, जो कहां से निकलेगा बेटा, स्टोमेटा के लीव्स में से। लीफ के अंदर जो टाइनी पोर्स होते हैं, हम स्टोमेटा बोलते हैं, यहां से हो जाएगा ऑक्सीजन का रिलीज। एंड लेंटिकल्स इन स्टेम, 9th क्लास में बताया था लेंटिकल्स का। अच्छा, दूसरा, द प्लांट्स गेट राइड ऑफ द स्टोर्ड सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट बाय द शेडिंग ऑफ लीव्स। शेडिंग का मतलब टूट जाना, गिर जाना। तो जब प्लांट्स के जो सॉलिड वेस्ट होते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि जो ट्री होगा ना, ट्री के जो बार्क होती है, जो जिसे हम पापड़ी बोल देते हैं, छाल बोल देते हैं, ठीक है, वो रिमूव हो जाती है। जैसे हमने टच किया उसे, वो टूट के गिर जाती है, हार्ड होके, वो डेड हो जाती है, ठीक है। चलो, द प्लांट्स गेट राइड ऑफ द स्टोर्ड सॉलिड एंड लिक्विड बाय द शेडिंग ऑफ लीव्स, पीलिंग ऑफ बार्क, आ गया पीलिंग ऑफ बार्क, एंड फेलिंग ऑफ द फ्रूट्स। अब वो फ्रूट पक जाता है, तो उसका जो नीचे की तरफ नोड होता है वो ब्रेक हो जाता है, ठीक है, और वो फ्रूट नीचे गिर जाता है पकने के बाद, राइपनिंग के बाद। चलो थर्ड पॉइंट देखते हैं, द प्लांट्स गेट राइड ऑफ द वेस्ट बाय सिक्रेटिंग देम इन द फॉर्म ऑफ गम। जो रबड़ बनती है, गम बनती है, वो कैसे बनती है? तो वो गम का जो प्लांट्स होता है, वहां से वो उसको वेस्ट को रिलीज करता है, एक्सक्रीट करता है, रेजिन्स को रिलीज करेगा। एंड लास्ट पार्ट, द प्लांट ऑल्सो एक्सक्रीट सम वेस्ट सब्सटेंस इनटू द सोइल
अराउंड देम, कुछ वेस्ट प्रोडक्ट वो सोइल के अंदर ही रिलीज कर देता है। ठीक है, अच्छा ज्यादा इतना इंपॉर्टेंट ये मेन पार्ट रहेगा कि जो गैसेस एक्सचेंज कौन सा है, सॉलिड वेस्ट कैसे करता है वो, और कौन कौन से एग्जांपल है। ठीक है, एंड थर्ड आ गया बेटा सिक्रेटिंग इन द फॉर्म ऑफ गम एंड रेजिन्स, ये भी एक तरीके का प्लांट का वेस्ट प्रोडक्ट ही कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, सो ये था बेटा इस वीडियो का लास्ट सेकंड क्वेश्चन, और लास्ट क्वेश्चन में देखते हैं क्या हमारे पास है। बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन आ चुका है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट एक्सक्रीटरी सिस्टम का। किडनी में नेफ्रॉन्स के बाद जो सेकंड क्वेश्चन बनता है वो यही बनता है आपका। ठीक है, हाउ इज द अमाउंट ऑफ द यूराइन प्रोड्यूस रेगुलेटेड, जो भी यूराइन बनता है उसको कैसे रेगुलेट किया जाता है। सो द अमाउंट ऑफ यूराइन प्रोड्यूस इज रेगुलेटरी बाय रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, डिसोल्व सब्सटेंस। अब वो कौन कौन से डिसोल्व सब्सटेंस है, हम बात कर रहे थे अमाइनो एसिड की, सोडियम आयन की, क्लोराइड आयन की, पोटेशियम आयन की, ग्लूकोज की। तो ये सारे के सारे जो डिसोल्व सब्सटेंस है और जितना भी वाटर था उसका एब्जॉर्प्शन होना, जो जस्ट हमने अभी किया है नेफ्रॉन वाले क्वेश्चन में। इट डिपेंड्स ऑन हाउ मच ऑफ द एक्सेस वाटर इज देयर, जितना भी एक्सेस वाटर होता है उसको वो रिलीज कर देता है इन द बॉडी, एंड हाउ मच ऑफ दिस वेस्ट मटेरियल हैज टू बी एक्सक्रीटेड, कितना वेस्ट रिलीज करना है, कितना परसेंट वाटर रिलीज करना है, तो वो डिपेंड करता है कैसे यूराइन की कंसंट्रेशन पे। तो मैक्सिमम जो यूराइन रिलीज होता है उसमें मैक्सिमम कंसंट्रेशन होगी नाइट्रोजनस वेस्ट की। ये बेटा आता एनसीईआरटी इन बिटवीन का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले हैं एनसीईआरटी के बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन, हार्डली आपके 30 to 15 क्वेश्चन होंगे। तो उस वीडियो के लिए पहले इस वीडियो को कंप्लीट करने का बनता है बॉस। चलो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए टाटा बाय बाय, और नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही मिल जाएगी आपको साथ में।